नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, काला मोती। काला मोती, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिक अवार्ड। बहुत समय पहले की बात है। अग्निद्वीप में विक्रम सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। विक्रम सिंह बहुत ही पराक्रमी व धर्मात्मा राजा था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान की पूजा करता तथा गरीबों को दान दिया करता था। वह हर रात छद्म भेष धारण कर नगर में घूमा करता था और हर तरह से अपनी प्रजा के दुख दूर किया करता था। एक दिन जब राजा विक्रम सिंह अपने सेनापति और सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया तो उसे एक अत्यंत ही सुंदर हिरण दिखाई दिया। सेनापति जी, आप सब सैनिकों के साथ यहीं रुकिए, हम उस हिरण का शिकार करके अभी आते हैं। कहने के साथ ही विक्रम सिंह ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और हिरण के पीछे लपका। हिरण को भी शायद अपने पीछे लगी मौत का आभास हो गया था, इसलिए वह जी जान छोड़कर भाग रहा था। राजा ने उस पर कई तीर छोड़े, लेकिन हिरण का सौभाग्य कि एक भी तीर उसे नहीं लगा। उफ, कमबख्त काफी चालाक है, तीर छोड़ने से पहले ही स्थान बदल देता है। इस तरह पीछा करते हुए काफी समय बीत गया, जबकि राजा को इस बात का होश ही नहीं था कि वह वहां से कहां और किस दिशा में पहुंच गया है। अचानक हिरण ने दौड़ते दौड़ते एक चट्टान के ऊपर छलांग भरी और चट्टान के पीछे जाकर राजा की नजरों से ओझल हो गया। अब राजा दूसरी ओर पहुंचा। अरे, वह तो यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गायब हो गया वह? राजा ने उसे आसपास बहुत तलाश किया, लेकिन हिरण उसे कहीं नहीं मिला। हताश हो राजा वापस लौट पड़ा। उफ, रात होने वाली है और पता नहीं मैं उसका पीछा करता हुआ किस दिशा व मार्ग पर आ निकला हूँ। भटकते भटकते विक्रम सिंह जंगल में ही स्थित एक तालाब के किनारे पहुंच गया। प्यास के मारे उसका कंठ सूखा जा रहा था, इसलिए सबसे पहले उसने पानी पिया। फिर कुछ देर विश्राम करने के इरादे से उसने जैसे ही दृष्टि इधर उधर दौड़ाई, उसकी दृष्टि करीब के ही एक वृक्ष की डाल पर बैठे हंस हंसनी के जोड़े और उसके एकमात्र बच्चे पर पड़ी। आहा, कितना सुंदर हंस है, क्यों ना इसका ही शिकार कर लूं? खाली हाथ लौटने से तो यही अच्छा है। राजा ने तुरंत धनुष पर एक बाण चढ़ाया और निशाना बांधकर हंस पर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही तीर उस हंस के सीने से टकराया, एक तीव्र चमक उत्पन्न हुई और उस चमक के साथ हंस अपने स्थान से गायब हो गया। अरे, यह कैसा चमत्कार हुआ? वह हंस कहाँ गायब हो गया? तीर तो बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा था। तभी उस स्थान जहां पर हंस बैठा हुआ था से एक आवाज आई। राजा विक्रम सिंह, शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर सही निशाना लगने पर भी हंस कहाँ गायब हो गया। हाँ, मैं इसी आश्चर्य में हूँ, लेकिन तुम कौन हो और दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं आपको अब कभी दिखाई नहीं दूंगा राजन। वैसे मेरा नाम जयभद्र है और मैं अपने गुरु के श्राप के कारण हंस बन गया था, लेकिन आज तुम्हारे हाथों मुझे मोक्ष मिल गया। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो सुनो राजन, मैं तुम्हें अपने हंस बनने की पूरी कहानी सुनाता हूँ। बहुत दिन हुए मैं अपने गुरु परमानंद हंस जी के साथ शिवालिक पर्वत पर रहा करता था। वहीं मैं भगवान की पूजा और अपने गुरु की सेवा किया करता था। मैं रोज सुबह उठकर गुरुजी के लिए ताजा फूल लाया करता था तथा कंद मूल खाकर अपनी क्षुधा शांत करता था। परंतु इतना सुखी और आनंद में जीवन व्यतीत होते हुए भी मुझे मोतियों से बहुत प्यार था। इस लालच ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। आहा, कितने अनमोल और सुंदर हैं ये मोती। अब इन्हें संभाल कर रख दूं, वरना कहीं गुरुजी ने देख लिया तो अप्रसन्न हो जाएंगे। एक दिन रोज की भांति जब मैं अपने गुरुजी की पूजा के लिए पुष्प लेने जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक वस्तु चमकती दिखाई पड़ी। अरे, यह क्या चीज चमक रही है? वह एक दुर्लभ काला मोती था। आहा, मोती! ऐसा मोती तो मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। फिर पुष्प लाकर तो मैंने गुरुजी को दे दिए, लेकिन उस मोती के बारे में मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। परंतु मुझे अत्यधिक प्रसन्न देखकर वे पूछ ही बैठे, क्या बात है जयभद्र, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है गुरुदेव। मैंने उन्हें टालने के लिए झूठ बोला, लेकिन गुरुजी को मुझ पर शक हो गया था, अतः वे आंख बंद करके कुछ देर के लिए ध्यान मग्न हो गए। और जब उन्होंने आंखें खोली, जयभद्र, तुमने आज तक मुझसे मोतियों से प्यार होने की बात छिपाई रखी और जो तुम्हें काला मोती मिला उसकी बात भी तुमने मुझे नहीं बताई। मूर्ख, आज जो मोती तुम्हें मिला वह साधारण मोती नहीं बल्कि जादुई मोती है। इसको प्राप्त करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए वह मोती अब बेकार होगा, क्योंकि मेरे श्राप से तुम इसी समय हंस बन जाओगे और मोतियों से प्रेम होने के कारण मोती ही खाओगे। उनकी बात सुनकर मैं घबरा गया और तुरंत उनके चरणों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा। मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि भविष्य में मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा और न ही मोतियों से कभी कोई लगाव रखूंगा।
मेरी बात सुनकर गुरुजी प्रसन्न होकर बोले, मेरा दिया हुआ श्राप तो अब वापस नहीं हो सकता जयभद्र, लेकिन इस श्राप के साथ साथ मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी देता हूँ कि जब कोई राजा तुम्हें बाण मारेगा तुम हंस की योनि से मुक्त होकर मोक्ष पा जाओगे। इस तरह मैं उनके श्राप से हंस बन गया और इस जंगल में इस हंसनी के साथ रहने लगा। मैंने उस काले मोती के साथ साथ अन्य सारे मोती भी इसी हंसनी को चुका दिए थे, जो अब भी इसके पेट में सुरक्षित हैं। यदि तुम चाहो तो इसे मारकर उन दुर्लभ मोतियों को प्राप्त कर सकते हो। आवाज खामोश हो गई। मुझे वे मोती नहीं चाहिए ए भद्र पुरुष, मुझे तुम्हारे हाथों मोक्ष प्राप्त हुआ है राजन, अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा विक्रम सिंह का विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसके यहाँ संतान नहीं हुई थी। अतः वह कुछ सोचकर बोला, मुझे एक तेजस्वी एवं बहादुर पुत्र रत्न चाहिए महर्षि, क्या आप मुझे यह वर दे सकते हैं? तथास्तु, आवाज ने कहा और राजा प्रसन्न हो उठा। वह अदृश्य आवाज हंसनी ने नहीं सुनी थी, लेकिन वह हंस को यकायक ही गायब पाकर बहुत व्याकुल हो रही थी। तभी हंसनी के कानों में भी वह अदृश्य आवाज सुनाई पड़ी, ए मेरी प्यारी हंसनी, तूने आज तक मुझे बहुत प्रेम दिया, अतः उसके एवज में आज कुछ मांग ले। क्योंकि मैं आज राजा के हाथों मोक्ष पा चुका हूँ, इसीलिए आज से मेरा तुम्हारा साथ खत्म हो चुका है। बोल, क्या चाहती है तू? हंस की बात सुनकर हंसनी को राजा पर बहुत क्रोध आया। वह बोली, जिस तरह मेरा हंस अपने पुत्र को प्रेम न कर सका और हम दोनों को छोड़कर चला गया, उसी तरह राजा भी अपने पुत्र को प्रेम न दे सके और पुत्र की उत्पत्ति के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा ही होगा, कहकर आवाज पूर्ण रूप से खामोश हो गई और उस खामोशी के साथ ही हंसनी अपने बच्चे को लेकर आकाश में उड़ गई। आह, हंसनी ने यह तुमसे कैसा वर मांग लिया? फिर विक्रम सिंह इस वरदान और अभिशाप से व्यथित होकर अपने महल की ओर लौट पड़ा और किसी तरह मार्ग खोजता हुआ सकुशल अपने महल में पहुंच गया। कुछ समय बीतने के बाद, बहन सुना तुमने, महारानी गर्भवती हुई है। सुना है बहन, प्रभु हमारी रानी को सुंदर सा राजकुमार दे। पूरे राज्य में दीप जलाए जाने लगे, लेकिन राजा विक्रम सिंह के दिल में फिर भी अंधेरा था। आह, वह दिन कितना विचित्र होगा जब एक ओर महल में राजकुमार जन्म लेगा और दूसरी ओर मेरी मृत्यु हो जाएगी। एक तरफ खुशियां होंगी और दूसरी तरफ मातम, लेकिन मैं अपनी यह दुख भरी दास्तां किसी से कह भी तो नहीं सकता। समय बीतता गया और फिर वह दिन भी आ पहुंचा जिसका संपूर्ण अग्निद्वीप इंतजार कर रहा था। महाराज को खुशखबरी दो कि महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। महाराज की जय जयकार हो, बधाई हो महाराज, रानी जी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। क्या सच? सुनकर विक्रम सिंह खुशी से झूम उठा। आहा, आज का दिन हमारे लिए कितना खुशनसीब है। मंत्री जी, पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवाइए, गरीबों को दान दीजिए। और बोलते बोलते अचानक राजा के दिल में एक तेज दर्द उठा। उफ, आह, अरे यह क्या हुआ महाराज को? महाराज! परंतु इससे पहले कि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति कुछ समझ पाता, विक्रम सिंह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। महाराज, महाराज, क्या हुआ आपको? सुनिए, आप में से कोई जाकर तुरंत राजवैद्य को बुला लाइए। खबर मिलते ही राजवैद्य तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने राजा के नब्ज पर हाथ रखा, अरे महाराज तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। क्या? जब रानी को राजा के स्वर्गवास की सूचना मिली तो वह भी वहां दौड़ी दौड़ी आई। नहीं नहीं स्वामी, आप मुझे इस तरह बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकते। राजा विक्रम सिंह की मौत की खबर सुनकर जहां पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने वाली थी, वहीं शोक छा गया। हे ईश्वर, यह तूने कैसा अनर्थ किया? पता नहीं अब हमारे देश का क्या होगा। कौन संभालेगा राजगद्दी? राजकुमार तो अभी छोटा है। राजकुमार का अभी जन्म ही हुआ था और राजा के स्वर्ग सिधारने से राज प्रबंध भी कमजोर हो सकता था। इसलिए राजगुरु शंकराचार्य ने राजगद्दी का कोई उपयुक्त वारिस न देख सेनापति दुर्जन सिंह को ही गद्दी पर बैठा दिया। सेनापति दुर्जन सिंह जिंदाबाद। सेनापति जी, आज से आप तब तक राज कार्य संभालेंगे जब तक कि युवराज बालिग न हो जाए। ध्यान रहे, प्रजा को आपके शासन काल में किसी किस्म की कोई परेशानी अथवा दुख न उठाने पड़े। आप निश्चिंत रहें राजगुरु, मैं प्रजा का वैसे ही ध्यान रखूंगा जैसे स्वर्गीय महाराज रखते थे। कुछ समय तक तो सेनापति दुर्जन सिंह ने बड़े सेवा भाव से राज्य कार्य चलाया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके दिल में दुष्टता पनपने लगी। ईश्वर ने मुझे यह सुनहरा अवसर दिया है, इसे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं जीवन पर्यंत इस देश का राजा बनकर रहूंगा। बस मेरे मार्ग में एक ही कांटा है और वह है राजकुमार। किसी तरह मुझे उसे अपने मार्ग से हटाना है, लेकिन इस कार्य में जल्दबाजी न करके मुझे उचित समय और मौके की प्रतीक्षा करनी होगी। और वह राजकुमार को समाप्त करने के मौके की तलाश में रहने लगा। समय बीतने के साथ साथ राजकुमार शेर सिंह धीरे धीरे बड़ा होने लगा।
वह बहुत ही बुद्धिमान, बहादुर और सुंदर था। उसे महारानी ही नहीं, संपूर्ण प्रजा दिल से चाहती थी और दिन रात भगवान से उसके लिए दुआएं मांगती रहती थी। उधर राजकुमार बड़ा हो रहा था और इधर सेनापति दुर्जन सिंह राज्य के सभी उच्च अधिकारियों को धन व पदों का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला रहा था। सुनो साथियों, यदि आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया भर के सुख आप लोगों के कदम चूमेंगे। हम सभी आपके साथ हैं सेनापति जी। आपके एक इशारे पर हम अपनी जान तक दे सकते हैं। आदेश करें। शाबाश, समय आने पर आदेश भी दूंगा। आप सब उस समय के लिए तैयार रहें। हम हर वक्त तैयार रहेंगे सेनापति जी, आप निश्चिंत रहें। और जब राजकुमार 20 वर्ष का हुआ तब तक दुर्जन सिंह राज्य के सभी उच्च लोगों और सैनिक शक्ति को अपनी मुट्ठी में कर चुका था। सुनो साथियों, अब मैं और ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकता। राजकुमार जवान हो चुका है। राजगुरु एवं महारानी कभी भी उसकी ताजपोशी करके राज्य की बागडोर उसके हाथ में सौंप सकते हैं। हुक्म कीजिए सेनापति जी, क्या आज रात ही राजकुमार को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए? नहीं, आज रात नहीं। मैं चाहता हूं कि यह प्रबंध आज से तीसरी रात को किया जाए। आप लोग जानते ही हैं कि उस रात सालाना जलसा किया जाएगा। बस बस, हम समझ गए सेनापति जी, आप निश्चिंत रहे। जश्न की वह रात राजकुमार शेर सिंह की मौत के बाद अग्निद्वीप के इतिहास में हमेशा काली रात के नाम से याद की जाती रहेगी। लेकिन भीतर मौजूद सेनापति दुर्जन सिंह समेत किसी भी व्यक्ति को इस बात का सपने में भी गुमान नहीं था कि जिसकी मौत की वे योजना तैयार कर रहे हैं वह बाहर दरवाजे पर खड़ा उनकी बातचीत का एक एक शब्द सुन रहा है। उफ, मैं तो यहाँ आया था दुर्जन चाचा से कुछ सलाह मशवरा करने, लेकिन यहाँ तो पहले से ही मेरी मौत के लिए सलाह मशवरा हो रहा है। कमरे के भीतर सारी योजना तैयार होते ही रात काफी बीत चुकी है, अतः अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, शुभ रात्रि। उन्हें कमरे से बाहर निकलते देख राजकुमार तुरंत एक स्तंभ की आड़ में छुप गया। तो इन्होंने मुझे मौत के घाट उतारने का पूरा फैसला कर लिया है। फिर सबके जाने के बाद राजकुमार भी अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और चुपचाप अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेट गया, परंतु उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उफ, मुझे क्या करना चाहिए? दुर्जन सिंह के हाथ में इस समय राज्य के सारी शक्तियां हैं। राज्य के सारे उच्च अधिकारी, दरबारी, सामंत आदि उसके साथ मिल चुके हैं। ऐसी स्थिति में माँ, मैं और राजगुरु मिलकर उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। जबकि यह बात जानते हुए कि मुझे उनके षड्यंत्र का पता चल चुका है, वे तुरंत हम तीनों को मौत के घाट उतार देंगे। फिर बिस्तर पर रात भर करवटें बदलते बदलते सोचते दिमाग में सहसा एक विचार आया। क्यों न मैं उनके षड्यंत्र को असफल करने के लिए जल्द से जल्द यह महल छोड़कर कहीं दूर निकल जाऊं। उसके बाद जैसा मौका होगा वैसा करूंगा। मन ही मन निर्णय करने के बाद वह उसी समय बिस्तर से उठा और चुपचाप शाही अस्तबल से अपने प्रिय घोड़े चंपक को निकालकर उस पर सवार हो पवन गति से एक और चल पड़ा। इस तरह मेरे महल से यकायक गायब होने पर माँ और राजगुरु चिंतित व दुखी तो अवश्य होंगे, लेकिन यह दुख उस दुख से कम होगा जो उन्हें मेरी मौत के बाद मिलता। उस समय भोर का उजाला चारों तरफ फैलने लगा था। निरंतर काफी समय तक घोड़े को दौड़ते रहने के पश्चात वह एक जंगल में जा पहुंचा। जंगल काफी घना और भयानक था। काफी थकावट महसूस हो रही है, अब कुछ देर कहीं विश्राम करना चाहिए। और वह घोड़े से उतरकर आराम करने के लिए आसपास कोई अच्छा व सुरक्षित सा स्थान ढूंढने लगा। लेकिन अभी वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि उसकी दृष्टि एक स्थान पर गड़ कर रह गई। ओह, ची ची ची! असहाय चूहे को मदद के लिए पुकारते देख रहम दिल राजकुमार शेर सिंह को उस पर दया आ गई। हे नागराज, मैं आपसे इस चूहे के जीवन की भीख मांगता हूँ, कृपया इसे छोड़ दीजिए। अरे मूर्ख, चला जा यहाँ से, मैं इसे छोड़कर भूखा नहीं मरना चाहता। उस सर्प को मनुष्य की बोली बोलते देख राजकुमार मन ही मन आश्चर्यचकित हो पुनः बोला, सुनिए नागराज, यदि आप इस निर्दोष चूहे को छोड़ देंगे तो इसके बदले जो कुछ भी आप खाना चाहेंगे मैं आपको ला कर दूंगा। यदि ऐसी बात है तो इसके बदले मैं तुम्हें ही खाऊंगा। बोलो, क्या तुम मेरा आहार बनने के लिए तैयार हो? एक बार तो अपने प्राणों के मोहवश राजकुमार ने यही सोचा कि वह साफ इनकार कर अपनी राह ले, लेकिन फिर चूहे की दयनीय हालत देख उसने अपने प्राणों का मोह त्याग दिया और सर्प के सामने बैठकर बोला, हे नागराज, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। लीजिए, अपना आहार आरंभ कीजिए। अगले ही पल सर्प उस चूहे को छोड़ क्रोध से फुफकारता हुआ जैसे ही राजकुमार की ओर बढ़ा, वह अपनी मौत निकट जान आंखें बंद कर ईश्वर का स्मरण करने लगा। परंतु राजकुमार के निकट पहुंचते ही सर्प यकायक बिल्कुल शांत हो गया। आंखें खोलो राजकुमार, हम तुम्हारी इस दयालुता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए।
राजकुमार ने तुरंत आंखें खोली। यह क्या नागराज, आप रुक क्यों गए? मैं तो स्वयं अपनी इच्छा से आपका आहार बन रहा हूँ। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरे प्राण किसी और के प्राण बचाने के काम आ रहे हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था राजकुमार, जिसमें तुम पूरी तरह उत्तीर्ण हुए। कहने के साथ ही नागराज साक्षात रूप में राजकुमार के सामने प्रकट हुए। सुनो राजकुमार, मैं नागलोक का राजा तक्षक हूँ। मैंने सुना था कि तुम बहुत ही धर्मात्मा व जीवों पर दया करने वाले इंसान हो, लेकिन न जाने क्यों मुझे इस बात पर विश्वास न हुआ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नागलोक से यहाँ चला आया। जाओ, तुम्हारा जीवों के प्रति यह प्रेम देखकर मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम प्रत्येक पशु पक्षी व जीव जंतु की भाषा समझ और बोल सकोगे तथा आज से तुम पर कभी भी किसी सर्प के जहर का प्रभाव नहीं होगा। इतना कहकर नागराज अंतर्ध्यान हो गए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।